जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार पुलिस का सेकेंड एडिशन बुक मार्केट में भी नया लाया गया है। तो उसी के मतलब उसी बुक से आज के इस सेट में 100 प्रश्नों को देखेंगे। और इससे पहले का जो सेट करवाए हैं दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अपलोड है, उसमें 14 क्वेश्चन नंबर 14 तक करवा दिया गया था। तो ये उसका पार्ट 2 रहेगा, ठीक ना। और पार्ट 2 में आज हम टोटल 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बारी बारी से सारे प्रश्नों को देखते हैं। और ये बुक जो है एकदम लेटेस्ट अभी मार्केट में आया हुआ है, तो इसलिए ये बुक को करवा रहे हैं। और सारे प्रश्न इस बुक का बहुत महत्वपूर्ण है, डिस्कशन भी अच्छा से करवाया गया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान जो है ये क्या है। राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य की विधानसभा की सदस्य के 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद में जो विधानसभा का जो टोटल सीट है उसका 1/3 से ज्यादा विधान परिषद के लिए सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका डिस्कशन है, देखिए, राज्य में विधान परिषद की संख्या राज्यों की विधानसभा की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। दूसरा पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम भी नहीं होगी, 40 से कम भी नहीं हो सकता है सदस्य संख्या। अगला पॉइंट है कि केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद, जहाँ पे जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य में विधान परिषद और विधानसभा सम्मिलित है। जैसे संसद में है ना राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, वैसे ही विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा सम्मिलित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत 169 के तहत विधान परिषद के निर्माण तथा उत्साधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 171 के 3 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्धारण इस प्रकार होता है। 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, विधान परिषद के लिए दिया गया है। और 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के हायर सेकेंडरी और उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसलिए सारा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या करा कि वर्तमान में केवल 6 राज्य में 6 राज्य में विधान परिषद है। कौन कौन राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में 100 गो सीट है विधान परिषद के लिए, कर्नाटक में 75, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40 और महाराष्ट्र में 78 है, ठीक ना। टोटल 6 राज्य में विधान परिषद है। अगला पॉइंट है कि 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता से जुड़े हुए होते हैं। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/10 इनमें से जो भी अधिक हो वो गणपूर्ति होगा। कोरम के लिए 10 सदस्य कम से कम होना चाहिए, नहीं तो जितना प्रेजेंट है जितना सदस्य है उसका 1/10 होना चाहिए कोरम के लिए, गणपूर्ति के लिए। अगला पॉइंट है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे, तो संविधान सभा का जो चुनाव है दोस्तों ये जुलाई 1946 में हुआ था, ठीक ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और जितने भी महत्वपूर्ण लगेगा कि हाँ ये महत्वपूर्ण है तो उसका डिस्कशन करवा दिया जाएगा, नहीं तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर को ही देखेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों।
देखिए संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को, कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 समान स्थानों में से 208 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए थे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कांग्रेस ने 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त किया था और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन जो है 2 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई थी, जिसे कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे एवं ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, ये लेबर पार्टी से संबंधित थे। ठीक ना। 17 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जो पद से हटाने का प्रावधान किसको प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को ये मतलब पावर है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति का भी ये दोनों ये हटा सकते हैं। तो जब देखिए दोनों सदन, टोटल 2 सदन होते हैं ना, निम्न सदन और उच्च सदन, तो लोकसभा और राज्यसभा से यह प्रस्ताव पारित होगा तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से राष्ट्रपति हटा सकते हैं यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो तो। अनुच्छेद 124 के 5 के तहत संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है। अगला पॉइंट है कि यह प्रस्ताव यदि लोकसभा में शुरू होती है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर अध्यक्ष को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है और यह प्रस्ताव यदि राज्यसभा से शुरू होता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर सभापति को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव जो है यदि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाए तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तत्पश्चात इसके बाद राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश जारी करते हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश दे देते हैं। अभी तक केवल सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश जो कि बी रामास्वामी थे, इनके संदर्भ में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो पाया था। लोकसभा में ये पारित नहीं हुआ था और सिर्फ एक ही न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के, कौन थे, तो बी रामास्वामी, जिनके खिलाफ ये लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो पॉप की आवाज करती हुई जलती है। तो पॉप की आवाज के साथ हाइड्रोजन जलता है। ठीक ना, H2 हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस जो है ये पॉप की आवाज करते हुए जलती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। अंडे की जर्दी जो है ये कोलाइड का कौन सा प्रकार है, तो ये इमल्सन का प्रकार है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडे की जर्दी कोलाइड का इमल्सन प्रकार है। इमल्सन में 32% फास्फोलिपिड होते हैं। कोलाइड विलयन जो है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार 10⁵ सेंटीमीटर और 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता। कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा मार्ग के लिए दृश्य बनाते हैं। जब कोलाइड के कण को शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात अस्थायी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए इसमें दिया गया है परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षेप माध्यम है और प्रकार है और उदाहरण है। जैसे द्रव का, गैस और ये एरोसेल प्रकार का होता है और ये कोहरा, बादल, कुहासा, ये सब मतलब इसका एग्जाम्पल है। इधर नोट में दिया गया है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक ना,
ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है कि आयरन लोहा का परमाणु प्रतीक क्या होता है। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आइए देख लेते हैं। तो ये जो सी ऑप्शन है एफ ही लोहा का होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसका डिस्कशन को देखते हैं। आयरन लोहा का परमाणु प्रतीक Fe होता है। देखिए तत्व का नाम दिया गया है और प्रतीक दिया गया है। तो देखते हैं, हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का Be होता है, बोरॉन का B होता है, कार्बन का C होता है। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन का N होता है, सल्फर का S होता है, क्लोरीन का Cl होता है, पोटेशियम का K होता है, कैल्शियम का Ca होता है, क्रोमियम का Cr होता है, मैग्नीज का Mn होता है। दोस्तों जितने भी डिस्कशन दिया गया है सर बोले हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इस बुक को सिर्फ फॉलो कर लेता है तो उसका टोटल मतलब बिहार पुलिस का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो देख सकते हैं जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट है इस वीडियो के डिस्कशन में दे दिया गया है और क्वेश्चन में तो दिया ही गया है, ठीक ना। तो मैग्नीज का Mn होता है, आयरन का Fe होता है, कोबाल्ट का CO होता है, निकेल का Na, कॉपर का Cu, जिंक का Zn। आगे बढ़ते हैं, आगे है ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na और मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, फास्फोरस का P, आर्गन का Ar। आर्सेनिक का क्या है तो A से, ब्रोमीन का Br है, सिल्वर का Ag है, आयोडीन का I है, और बेरियम का Ba है, गोल्ड का Au है, सोना का Au होता है, मरकरी का Hg होता है, रेडॉन का Rn होता है, और पोलोनियम का PO होता है। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। तो जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था sp3 होता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। यूरोप के स्केच रिपोर्ट यूरोप के जो स्केच है रिपोर्टाज के लेखक कौन है। तो इसका लेखक हो जाएंगे राजकुमार हो जाएंगे, ठीक ना, राजकुमार, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। तो ये देखते हैं, पहला क्या कह रहा है, छाती पर मूंग दलना, इसका क्या हो जाएगा, मुहावरा है और इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो छाती पर मूंग दलना का हो जाएगा साथ में रहकर परेशान करना। दूसरा है कि छाती पर पत्थर रखना है, तो इसका हो जाएगा धैर्य पूर्वक कष्ट सहना। छाती पर सांप लौटना का क्या हो जाएगा, तो छाती पर सांप लौटना इसका हो जाएगा ईर्ष्या करना। और छाती ठोकना का हो जाएगा कठिन कार्य करने हेतु प्रतिज्ञा करना, यानी कि 23 का जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। और नीचे भी कुछ ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, छाती पर मूंग डालना, साथ रहकर परेशान करना, छाती पर पत्थर रखना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। और इधर भी दिया गया है, देखिए डूबते को तिनके सहारा, मतलब इस टाइप का मुहावरा से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए दिया गया है। तो डूबते को तिनका सहारा, संकट में पड़े को पड़ोसी मदद कर, थोड़ी मदद करना, संकट में पड़े को थोड़ी मदद करना होता है। तिनके तिनके को पहाड़ करना, तो छोटी बात को बड़ी बात बनाना। दिन दुनी रात चौगनी, तो खूब उन्नति होना। दूध का दूध पानी का पानी, तो निष्पक्ष न्याय। गंगा लाभ होना, मर जाना। कपास ओटना, सांसारिक काम धंधों में लगे होना। आगे बढ़ते हैं कि कमर कसना के क्या होगा, तो दृष्टि संकल्प करना, नाक पर मक्खी न बैठने देना, तो खरे स्वभाव का होना। उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ साधना, एक आंख से देखना, समान भाव रखना। ओस के मोती क्षणभंगुर, ओखली में सिर देना, ईर्ष्या पूर्वक किसी झंझट में पड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा समास विग्रह है जो सही नहीं है, समास विग्रह सही नहीं है पूछ रहा। तो राजसभा ये है राजा के लिए सभा, ये जो है समास विग्रह ये गलत है, ठीक है ना। बाकी गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा सही है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। सेना नायक, सेना का नायक, ये तीनों सही है, लेकिन ये ऑप्शन जो है सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा था, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा, तो इसका हो जाएगा J.E. पुरकिंजे ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव का नाम दिया था, किसने, तो J.E. पुरकिंजे ने। और ये सारे प्रश्न 2024 के एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों बिहार पुलिस के, तो इसलिए वीडियो महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल
अस्थायी ऊतक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो ये स्क्लेरेन कायमा जो है ये यांत्रिक मतलब कारण प्रदान करते हैं। हरी पत्तियां भोजन के रूप में संग्रहित करती है। तो हरी पत्तियां जो है भोजन के रूप में तो स्टार्च को संग्रहित करती है, ठीक ना। स्टार्च जिसे मंड के रूप में भी जाना जाता है, इसे संग्रहित करती है। स्टार्च वह भोज्य पदार्थ है जो पौधों की पत्तियों में जमा हो जाता है। स्टार्च मंड एक पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयां शामिल है। यह प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी लाल रंग होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी होती है। 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं? तो इसमें टोटल 1645 संस्थान हैं, ठीक ना। यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? तो ये 2005 में पारित हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 2005 में पारित हुआ था। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी अधिकार के रूप में आया था। अगला है, यह आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त है। 10 से अधिक सूचना आयुक्तों से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था? तो मोटा अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। और इसमें दिया गया है, देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2019 को देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। और 2023 को तो देखें मोटा अनाज का, 2024 में है राष्ट्र पुष्टगणों कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2025 में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय दशक को क्या घोषित किया गया? तो 22 से लेकर 32 तक 10 वर्ष होता है ना। तो 22 से 32 तक 2022 से 2032 को घोषित किया गया है। स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक 2021 से लेकर 2030 तक को घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस और 19 से 28 तक नेल्सन मंडेला शांति दशक के रूप में घोषित किया गया है। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो ये इसमें तारक काय जो है ये अनुपस्थित होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में ये बहुविभाजन जनन होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं दोस्तों, और जैसा होगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका पूरा डिस्कशन करवाना है या ऐसे ही। बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? तो बच्चा खेल रहा है, इसे अपूर्ण वर्तमान काल मतलब है। इसमें स्वागत शब्द का किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सु में सु प्रयोग हुआ है। सु जोड़ागत होता है ना, तो उपसर्ग जो पहले लगता है, उपसर्ग जो पहले लगता है यानी स्टार्टिंग में जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अप्रत्यय जो पीछे लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश एवं उसके लिए शब्द की क्या करा? एक मिनट। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास है, ये असंगत है। बाकी गायों को पालने वाला गोपाल कहलाता है। गोद लिया गया पुत्र दत्तक कहलाता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। ये सब सही है। जो सबको जानता है यहाँ पे दिया गया है अनेक शब्दों का, महत्वपूर्ण शब्दों के लिए अनेक शब्द दिया गया है। जैसे जो सबको जानता है वो सर्वज्ञ है, सदैव रहने वाला शाश्वत है, किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग है, नष्ट होने वाला नश्वर है, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज है, जंगल में लगने वाली आग दावा नल है। मतलब जो अनेक शब्दों का एक शब्द होता है ना, तो वही जो पहले पढ़ा न गया हो अपठित है, जो मापा न जा सके अपरिमेय है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी है, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे माटा के नाम से जाना जाता है। नवीन कौप मृदा को कहाँ? तो गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो ये पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये बिहार का हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बिहार राज्य का जिसका कि ये बिहार पुलिस में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, कि कितना क्षेत्र मतलब ये है प्रति वर्ग किलोमीटर पूछा गया था जनसंख्या घनत्व। तो 1111 क्या होगा, हो जाएगा 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब जनसंख्या घनत्व है बिहार का। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, परंतु 1881 से अर्थात लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के नियमित जनगणना 10 साल पर प्रारंभ हो गई थी। पूछेगा पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो 1872 हो जाएगा लॉर्ड मेयो के समय में, वही नियमित 1881 से लॉर्ड रिपन के समय में। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जिसका कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वही 1106 था बिहार का। 2011 के जनगणना के अनुसार क्या करा, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछेगा तो दिल्ली है। डब्ल्यूसी प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। भारत में विश्व की 17.7 जनसंख्या निवास करती है। टोटल वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन है, जितना जनसंख्या है, उसका 17.7% जो है ये भारत में निवास करता है। नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही थी। कब, तो 2011 की जनगणना के अनुसार। 1921 ईस्वी को भारत की जनसंख्या का बृहद विभाजक वर्ष कहा जाता है। वही 1951 ईस्वी को जनसंख्या में भारी वृद्धि के प्रारंभिक वर्षों की संज्ञा दी गई है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ था जनसंख्या में? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो नागालैंड माइनस में गया था, केरल और गोवा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की थी? तो ये मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन जो है ये राजस्थान में किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सबसे ज्यादा बिहार में लीची कहाँ मतलब उत्पादन होता है? तो ये मुजफ्फरपुर में होता है, तो इसीलिए लीची राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है ये मुजफ्फरपुर में ही है। यहाँ पे दिया गया है बिहार के प्रमुख शोध एवं अनुसंधान संस्थान। केला का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वैशाली में, वैशाली तरफ बहुत ज्यादा केला फलता है, हाजीपुर तो वहीं पे है। आलू विकास एवं शोध संस्थान बिहार शरीफ में है। मक्का विकास एवं शोध संस्थान जो है ये बेगूसराय में, मोटा अनाज उधर ज्यादा होता है दोस्तों बेगूसराय साइड में, तो इसलिए मक्का अनुसंधान शोध संस्थान जो है बेगूसराय में। चावल विकास एवं शोध संस्थान आरा में है। राष्ट्रीय लीची विकास एवं शोध संस्थान मुजफ्फरपुर में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, मखाना दरभंगा एरिया में ज्यादा फलता है, ज्यादा मतलब उत्पादन होता है, तो वहाँ पे है। टसर सिल्क विकास केंद्र भागलपुर में, सिल्क सिटी भागलपुर का है इसलिए। फल विकास एवं शोध संस्थान सबौर भागलपुर में है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये पटना में है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ पे है? तो समस्तीपुर में। अरेबिक और फारसी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये वैशाली पटना में है। प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान वैशाली में है। AN सिन्हा शोध संस्थान ये पटना में है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो ये मुद्रास्फीति जो है जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है, बाकी साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण ये सब करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है 45 नंबर। निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं
का उदाहरण है। तो गैर बाजार क्रियाओं का राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है, ये गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं हॉनेस्टी इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो हॉनेस्टी इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हॉनेस्टी इज द एग्जाम्पल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक ना, भाववाचक संज्ञा है ईमानदारी। आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस बिलो, इसमें एडजेक्टिव पूछ रहा है तो और जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए, अभी बताए थे, मतलब क्या हो जाएगा इसका? तो ये प्रीफिक्स जो आगे लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है, तो डिम्ब वाहिनी हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं 51 नंबर देखते हैं क्वेश्चन साथियों। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? तो मस्तिष्क जो है मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर, और प्लीज अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों, आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? तो मस्तिष्क हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 51 का। 52 नंबर देखते हैं कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो ये मोलस्का का गुण है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है? तो ये क्या कह रहा है? लसिका परिवहन का कार्य करती है, ये तो सही है। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है, ये भी सही है। लसिका आंत के पचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। एक अपसारी दर्पण है, एक अपसारी दर्पण है, तो एक उत्तल दर्पण जो होता है ये अपसारी दर्पण होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा? अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? एक मिनट। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा होता है, इसका वेग जो है आधा होता है, तो वस्तु का संवेग होगा, तो वस्तु का संवेग दुगना होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। विद्युत उपकरणों की अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सा है? तो फ्यूज का उपयोग जो है ये सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। बिहार में 13 वन जीव अभ्यारण्य है और एक राष्ट्रीय पार्क है और एक टाइगर रिजर्व है, ठीक ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 58 का। चलिए 59 नंबर देखते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए सारा दिया गया है कि कौन सा कहाँ पे है, देख लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा? निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। नदी है और उसका सहायक नदी दिया गया है, तो गोदावरी का सहायक बेनगंगा हो जाएगा। गंगा का सहायक कौन सा हो जाएगा? तो गंगा का कोसी सहायक है, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कृष्णा का सहायक कौन सा हो जाएगा? तो 3 का ये कोयना नदी हो जाएगा। कावेरी का अमरावती हो जाएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर है दोस्तों, सॉरी गलत हो गया, फिर से देख लेते हैं। गोदावरी का क्या हो जाएगा? तो गोदावरी का बेनगंगा, ठीक है। गंगा का क्या हो जाएगा सहायक नदी? तो गंगा का जो सहायक नदी कोसी है। और कृष्णा का हो जाएगा कोयना, और कावेरी का अमरावती, कावेरी का अमरावती, यानी कि इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलती है? मोनाजाइट रेत में कौन सा मिलता है? तो इसका जो थोरियम जो है मोनाजाइट रेत में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश का है, अंग्रेजी से। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस
द टीचर टीचेज द स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा पैसिव वॉइस पूछ रहा है, एक्टिव में दिया गया है तो इसका सही द स्टूडेंट आर टॉट बाय द टीचर हो जाएगा सही आंसर। 62 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 नंबर देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग, मतलब अपोजिट से पूछ रहा है ये अंडरलाइन का, तो इसका जो अंडरलाइन का र्यूड हो जाएगा, अर्बन का र्यूड हो जाएगा अपोजिट। चलिए 64 नंबर, दो संख्याओं जिनका योग 28 है और उनका गुणनफल 187 है, वह संख्या कौन सा हो जाएगा? तो 11 और 17 वो संख्या है। 64 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर बताना है, ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसे खुद सोल्व कर लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पे किस टाइप से सोल्व किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो सही है दोस्तों, इसमें वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, तो ये गलत है। और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये सही है, यानी कि दूसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समानांतर श्रेणी 11 7 3 के 15 पदों का योग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी -255 सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इधर मैथ का दिया गया है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।